हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने परिवार माइंड बूस्ट स्टडी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो तैयारी है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और हमारी आज की जो वीडियो रहेगी वो अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स के ऊपर रहेगी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट में मार्च और फरवरी के करंट अफेयर हमने कर लिए हैं, और जो जनवरी मंथ का करंट अफेयर है उसमें एक वीडियो हमने कर ली है, एक उसमें शेष आने को है, वो आपको 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। सो बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, हाल ही में हिमाचल के किस ज़िले में सांझ उत्सव, सांझ या सांझा, देखो इसके कहीं इसका नाम सांझा है, कहीं इसका नाम सांझ है। वैसे जब मैं भी इस मेले में भी होके आया हूँ शिमला में, तो पर वहाँ पे जो इंग्लिश में नाम लिखा था वो सांझ ही पढ़ा जाता है, ठीक है। सांझ उत्सव मनाया गया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शिमला। सो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इसके बारे में बताऊँ। ये मेला हमारे 28 मार्च से 1 अप्रैल तक लगाया गया, और इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो लोक निर्माण विभाग HPPWD के मंत्री राजा विक्रमादित्य सिंह ने इसका ओपनिंग सेरेमनी की थी। और इसके पीछे की जो चीज़ें हैं क्या है कि ये मेला राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत लगाया गया है, ठीक है। और इसका क्या मतलब है कि पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को महिलाओं को इसमें जोड़ा जाता है, और बाद में उनको स्किल्ड किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कुछ हाथ से बनने वाली चीज़ें बनाने के लिए, जैसे बैम्बू क्राफ्ट है, हैंडक्राफ्ट है हमारा, या कोई ऊन से निर्मित होती हैं जुराबे हैं, ग्लव्स हैं। हमारे जो हिमाचल की जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स हैं, वो चीज़ें दोबारा उनको जो है बढ़ावा देने के लिए ऐसे पुराने स्किल्स सिखाए जा रहे हैं लेडीज़ को। और बाद में गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको ऑर्डर देती है और उनके उत्पादों का बेचने का काम करती है, ठीक है। मतलब उनका काम सिर्फ बनाना ही बनाना है, और बेचना उनकी कोई टेंशन नहीं है। बाकी उनमें से कुछ अच्छे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको इस प्रकार के एग्जीबिशंस में बुला के और महिलाओं के लिए भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के रूप में पेश किया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा अभी सांझ उत्सव रहा है, ये इसका जो पीछे का जो मिशन है वो क्या है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ठीक है। हाल ही में गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था जिसका नाम था हिम इरा जो है, देखो यहाँ पे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, वहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वालों के लिए क्या किया गया है, हिम इरा पोर्टल, जिसमें 30 प्रोडक्ट्स अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं, और वो ऑनलाइन कहीं से वर्ल्ड वाइड कहीं से भी खरीदे जा सकते हैं, ठीक है। सो आपने ध्यान रखना है हिमीरा का सांझ उत्सव का कहाँ हुआ और कब से कब मनाया गया और इसके पीछे का मिशन क्या है, ठीक है। और थोड़ी सी ये जो चीज़ें मैं आपको साथ में बताता हूँ, ये आपको मैं स्टोरी तब बताता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें याद रहे। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो जब करंट अफेयर लिखते हैं तो वो एक एक लाइन लिख लेंगे उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, आपने क्या चीज़ें लिखनी है इसमें नोट करना है। सांझ उत्सव शिमला में, इसकी डेट नोट करनी है, इसको ऐसे नोट करना है कि इसके पीछे मिशन कौन सा था, और थोड़ा सा इसको अपने दिमाग में रखना है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसमें महिलाओं को स्किल्ड ट्रेनिंग देके उनको बाद में प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बोला जाता है, और उन प्रोडक्ट्स को ऐसी एग्जीबिशन में लगाया जाता है। तो ये मेला एक्चुअल में उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगाया गया था, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस झील को सरकुंड झील के नाम से जाना जाता है, ठीक है गाइस। तो इसमें ऑप्शंस हैं बासुकी, रिवाल्सर, दशहर, लामा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, दशहर। अब थोड़ा सा हम इसकी लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो है कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में, ठीक है। कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में कहाँ पे, जो आपका रोहतांग पास है उसके ऊपर ही है। और ये माना जाता है कि इस लेक का जो पानी है वो औषधीय गुणों से युक्त है, और उस पानी में कुछ ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जिनसे लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पुरानी हिस्ट्री में हमने ये पढ़ा है कि जो अकबर थे, अकबर की बेटी को एक बार अंधरंग रोग हुआ, ठीक है। तो वो रोग जो है जब वो यहाँ पे उसने स्नान किया, डिप किया, तो उसको वो रोग भी ठीक हो गया था। तो तब से लेके ये मान्यता है कि ये जो झील है ये बहुत ही पवित्र झील है और ये औषधीय गुणों से युक्त है, ठीक है। सो अगर कोई कुल्लू से या इसके नज़दीक मनाली से कोई स्टूडेंट्स हमें देख रहा है तो इसके पीछे की जो स्टोरी है वो हमें बता सकता है कमेंट सेक्शन में। आपके एक एक कमेंट को पढ़ा जाता है, आप अपने कमेंट्स, आप अपने सुझाव, अपनी स्टोरीज़ या हिमाचल जीके से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो आपकी लोकल नेटिव चीज़ें हैं, आप उनको कमेंट्स में डाल सकते हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ स्टूडेंट्स, पता क्या है, मेरे को बहुत डिमांड आती है कि जब मैं कुछ क्वेश्चंस बीच में से उठाता था कि इंपॉर्टेंट डेज़ के ऊपर, तो मेरे को कुछ स्टूडेंट्स से एक कमेंट मिले थे कि सर इंपॉर्टेंट डेज सारे डेज़ करवा दो। फिर उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़नी थी। तो मैंने ये सोचा है कि हम जो हमारी वीडियोज़ रहेंगी हर एक वीडियो में क्या किया करेंगे कि जो एक मंथ के करंट जो डेट्स या इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, इवेंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लिया करेंगे, और वैसे इनको हम 5-6 वीडियो में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने अप्रैल मंथ के जो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, इवेंट्स हैं, उनको कवर किया हुआ है, और हमारी जो अभी मनाए जाने वाले हैं या हमने मना लिए हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे 6 अप्रैल को नेशनल लाइब्रेरी डे होता है,
नेशनल लाइब्रेरी डे। तो मैं आपसे जैसे थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन करता हूँ कि आप मेरे को बताओ कि हिमाचल प्रदेश में महिमा लाइब्रेरी कहाँ है? महिमा लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी से एक चीज़ याद रखनी है करंट में कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में अभी हाल ही में पहली डिजिटल लाइब्रेरी खोली गई है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट है इसमें 7 अप्रैल का है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे, और इसको मनाने के लिए सबसे पहले WHO ने स्वीकृति कब दी थी? 1950 में। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 13 अप्रैल। ये तो सबको पता है कि जलियांवाला बाग मैसेकर डे, जब बैसाखी के लिए हमारे सिख समाज के लोग जो है वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और अचानक से जो है जनरल डायर ने उनके ऊपर निहत्थे लोगों के ऊपर जो है गोलियाँ दागने का काम किया। बहुत ही जो एक शर्मनाक घटना है, हमारे ब्लैक डे है हमारी हिस्ट्री में, ठीक है। तो वो आपको याद रखना है इसको कि 13 अप्रैल को क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, जलियांवाला बाग कांड, इसको ऐसे भी याद रखा जाता है, ठीक है। बाकी 13 अप्रैल को हम लोग बैसाखी भी मनाते हैं, 13 और 14 को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 14 अप्रैल, जिसको हम सेलिब्रेट करेंगे अम्बेडकर जयंती के रूप में। तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, वैसे तो ऐसा कोई स्टूडेंट होगा नहीं जिसको अम्बेडकर के बारे में पता नहीं होगा, पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि ये वही शख्स हैं जिनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ये इनके पास से कुल मिला के 32 डिग्रीज थी और बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी जो रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल जो रह सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है 21 अप्रैल, नेशनल सिविल सर्विस डे, ठीक है। तो यहाँ इसमें क्या होता है कि जो पूरे इंडिया के जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और किसी एक जगह पे इकट्ठे होकर वो अपने अपने विचार साझा करते हैं कि किस प्रकार से वो जो गवर्नमेंट के अलग अलग फील्ड्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें सर्व कर रहे हैं और कैसे कैसे वो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और नई नई चीज़ें उसमें क्या उनको मिल रही हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट रहेगा 22 अप्रैल, जिसको हम मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में। ये आप सबको पता है। तो वर्ल्ड अर्थ डे से पहले एक मेरे को डे याद आ रहा है, शायद वो इस लिस्ट में लिखना भूल गया हूँ मैं। वो है 18 अप्रैल, और 18 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे। ये मेरे को अर्थ डे से ही याद आया, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। अब ये क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे? आपने सुना भी होगा कि हेरिटेज साइट्स यूनेस्को के अंडर जो आती हैं, तो ये हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि बहुत सी बिल्डिंग्स, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो कि बहुत पुराने टाइम में बनाई गई थी, जैसे ताजमहल है या लाल किला है या कुतुब मीनार है, या ऐसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे हमारी शिमला कालका रेलवे लाइन है, वो भी यूनेस्को के अंडर आती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो बहुत पुरानी हो गई हैं और उनको आज भी ज़िंदा रख के, मतलब अगले आने वाले 500-700 सालों के लिए हम उनको दोबारा से अच्छा बना के रखें हैं, ताकि हमारे आने वाली जो पुश्तें हैं, पीढ़ियाँ, उनको देख सके, ठीक है। तो उनको माना जाता है कि ये जो ऐसी चीज़ें हैं वो विश्व की धरोहर हैं, विश्व की धरोहर हैं, ठीक है। धरोहर समझते हो आप? प्रॉपर्टी हैं। तो उनको एक अच्छा बनाए रखने के लिए एक संस्था या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है। और बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अच्छा तरीके से संजोने का काम किया है। तो इसलिए हम इस उपलक्ष्य में 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है। तो हम बात कर रहे थे इसमें वर्ल्ड अर्थ डे की। सो अर्थ डे के बारे में थोड़ा सा आपने याद रखना है कि 1970 में एक मूवमेंट हुई, एनवायरनमेंट मूवमेंट, ठीक है। और उसका जो फर्स्ट डे था वो था 22 अप्रैल। तो उसी मूवमेंट के दौरान जो है की वजह से हम जो है इसको वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 24 अप्रैल, नेशनल पंचायती राज डे। पंचायती राज डे का जो हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में 243 से लेके 243 ओ आर्टिकल तक पंचायती राज का मेंशन है। और 24 अप्रैल 1992 को इसमें पार्ट IX मतलब 9 पार्ट ऐड किया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसलिए हम इसको पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। लास्ट है हमारा आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस मनाने का जो हमारा सीधा उपलक्ष्य है वो ये क्या है कि UN में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये बोला गया कि 20 ऐसे गोल्स, SDG गोल्स लिए गए, ठीक है, 20 या 22 हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। उन गोल्स में एक जो गोल है वो है हमारा हेल्थ को लेके, ठीक है। तो उस गोल्स को हर एक कंट्री जो है पूरा करना चाह रही है कि अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छी दवाइयाँ, अच्छी मेडिसिन, अच्छा ट्रीटमेंट सबको मिले। तो उसी लय में, उसी तर्ज में हम क्या मना रहे हैं? आयुष्मान भारत दिवस मनाते हैं, उसी गोल को पूरा करने के लिए, ठीक है। हम वर्ल्ड लेवल में इंडिया अपने आप को दिखाना चाहती है कि हम इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रति काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज, तो आपने इनको ध्यान में रखना है। और आपके पेपर में, आपके एग्जाम में यहाँ से ही चीज़ें आएंगी, कोई बाहर से नहीं आने वाला है आपको कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ध्यान से इनको बीच बीच में रिवाइज करते रहना है, ठीक है। और थोड़ा सा ये जो मैंने आपको एडिशनल चीज़ें बताई, इनको अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पर आपने ये याद रखना है। और इनके जैसे जैसे टाइम टू टाइम अगर कोई इनकी थीम आती है या कोई कहाँ ये ऑर्गेनाइज किए गए, कहाँ ये सेलिब्रेट किए गए डेज, तो आपने वो सारी चीज़ें थोड़ी सी इसमें करंट में अपडेट करते रहना है आपने, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर इसमें हम बहुत सी चीज़ें करके जाएंगे। वीडियो देखने के बाद आप वाकई में सोचेंगे कि हमने यहाँ से इस वीडियो से बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, पालम पीताम्बर व पालम लालिमा किसकी किस्में हैं? पालम, आड़ू, हल्दी, अरबी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हल्दी। अब ये न्यूज़ में क्यों था, ये करंट में क्यों था? क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि हाल ही में जो है हिमाचल गवर्नमेंट ने हल्दी के ऊपर एमएसपी जो है लॉन्च किया है, एमएसपी दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये 90 रुपीज़ बताया हुआ है। क्यों एमएसपी दिया? हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि जो वर्ल्ड में जो जितनी भी हल्दी उगाई जाती है, जो मान लो वर्ल्ड में 100 किलो हल्दी उगाई जाती है, तो उसमें से इंडिया अकेला कितना उगाता है? 70 किलो उगाता है। मतलब 70% ऑफ जो टर्मरिक है वो इंडिया से प्रोड्यूस होती है और वो एक्सपोर्ट होती है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हल्दी उगाएंगे तो हम एक अच्छे एक्सपोर्टर बनेंगे और हमारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होगा। तो फ्रॉम द आई ऑफ या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जो हमारा रेवेन्यू है, उससे ये डिसीजन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि पालम पीताम्बर और पालम लालिमा किसकी दो किस्में हैं। क्योंकि पहले पूछा जाता था कि कुफरी जो जैसे टमाटर की किस्में थी, ठीक है, और सोना क्या क्या था उसमें, तो वो चीज़ें पहले पूछी जाती थी। पर अब जो आपसे नया क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी है आपके क्वेश्चन बनने की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं उसकी ओर। जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक ही है जो मुझे मिलता है, बाकी और आपसे मैं कुछ भी नहीं डिमांड करता हूँ। ठीक है, सो लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्योंकि मैं आपके लिए इन चीज़ों को पूरा गिरिराज पढ़कर उसको छांट कर, क्योंकि मुझे पता है जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस इतना ज़्यादा है कि करंट अफेयर को करने के लिए बच्चों के पास समय नहीं होता है। तो मैं उस चीज़ को जो आपकी एक प्रॉब्लम है उसको समझते हुए मैं उस करंट अफेयर का जो निचोड़ है वो आपको आपके हाथ में ही दे देना चाहता हूँ कि आप कम से कम समय में आपको अपनी एक जो नोटबुक है उसको लगा लें और उसको मंथ वाइज जो है बार बार उसको अपडेट करते चलें और आपके करंट अफेयर यहाँ से कवर होते जाएंगे। ठीक है, सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हिमाचल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों को स्मार्ट बनाने के बारे में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ठीक है, तो किसके साथ किया है? नाबार्ड, यूनेस्को, ADB, IMF। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा यूनेस्को। अब यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा पहले बता दूं मैं आपको कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पेरिस में, क्योंकि बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। पेरिस कहाँ, किसकी कैपिटल है? फ्रांस की। और चलो नाबार्ड का भी बता देता हूँ। नाबार्ड का मुंबई में है, मुंबई। ADB का फिलीपाइंस के मनीला में, मनीला। और IMF का वाशिंगटन DC। एक वाशिंगटन है और एक वाशिंगटन DC है, आपने ध्यान रखना है। कई बार एग्जामिनर पता क्या करता है कि आपको डाल देगा वाशिंगटन, ठीक है, और एक डाल देगा वाशिंगटन DC। जो कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो इस चीज़ का पता होगा, पर जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता नहीं होगा। तो आपने वाशिंगटन DC उसमें राइट करना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये क्या मतलब मिशन क्या है, या ये जो स्मार्ट स्कूल बनाने के बारे में बात की जा रही है ये क्या है। इसमें ऐसा है कि जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो फुल फॉर्म है, ठीक है, ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि क्या करती है, मतलब पीस एंड सिक्योरिटी, कल्चर, इन सारी चीज़ों के क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, और इसी वजह से इन्होंने जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, उसमें जो आधुनिकीकरण करना है या मैकेनाइजेशन करना है, जो प्रॉपर मशीनरी, बोर्ड्स, प्रोजेक्टर्स, ऐसी जो चीज़ें हैं वो करनी है, उसके लिए बेड़ा उठाया है। और इसलिए इन्होंने हमारे साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है। इसका मेन जो उद्देश्य रहेगा वो डिजिटल लर्निंग के ऊपर रहेगा कि बच्चे जो है डिजिटली सीखे, डिजिटल लर्निंग को सीखे। ठीक है, जो कि बाहर की कंट्रीज़ में बहुत सालों से चल रहा है। ठीक है, और आप मेरे को थोड़ा सा ये बताएंगे कि जो अभी हाल ही में कुछ स्टूडेंट्स को, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स को और कुछ टीचर्स को हिमाचल गवर्नमेंट ने टीचर और स्टूडेंट्स को बाहर की कंट्रीज़ में एक लर्निंग के लिए और इनको एज ए एजुकेशनल टूर के पे भेजा था। तो आप मेरे को कंट्रीज़ के नाम बताएंगे इसमें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा। ठीक है, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में बाल साहित्य उत्सव कहाँ मनाया गया? देखो, जो ऐसे उत्सव होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर की दृष्टि से। एग्जाम में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस प्रकार से ही आते हैं कि रिसेंटली कौन सी चीज़ें कहाँ मनाई गई। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल में जैसे पूरा नाम है वो है मीमांसा तृतीया बाल साहित्य उत्सव। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसमें शिमला, B बिलासपुर, C कुल्लू, D कांगड़ा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका शिमला। ठीक है, ऑप्शन ए। तो शिमला में ये उत्सव जो है अभी लगाया जाएगा, वैसे ही अभी लगा नहीं है, 18 से 20 अप्रैल को लगाया जाएगा। ठीक है, और इसको जो कंडक्ट करवाएंगे वो कौन करवाएगा? इसको जो हमारी हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज एंड कल्चरल डिपार्टमेंट है। ठीक है, और इसके साथ एक एकेडमी है जिसका नाम है शायद कलकली, कुछ ऐसे करके, किकली एकेडमी है एक, या
चैरिटेबल ट्रस्ट बोल सकते हैं इसको, चैरिटेबल ट्रस्ट है वो, ठीक है। तो इसको कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है? हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज एंड कल्चरल डिपार्टमेंट और किकली चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि ये जो जैसे 25 साल से कम आयु के बच्चे हैं या लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और बाद में उनको उनके साहित्य को एनहांस करने के लिए वहाँ पे उनके साहित्य का एक बड़ा एग्जीबिशन होगा, वो अपनी अपनी चीज़ें बोल पाएंगे, ठीक है, और कंपटीशन होगा। और इसका जो वेन्यू है, खासकर आपने वेन्यू को याद रखना, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, वेन्यू रहेगा इसमें गेटी थिएटर, गेटी थिएटर। और गेटी थिएटर आपको पता है कि 1887 में फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था और हेनरी इरविन ने इसको बनाया था। और इसका स्टाइल क्या था? गोथिक स्टाइल में बनाया था, गोथिक स्टाइल में बनाया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने ये भी याद रखना है कि गेटी थिएटर के बारे में, ठीक है। और इसका पहला शो क्या था? टाइम विल टेल। और ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 मंजिल है इसमें, रिज के ऊपर आपने बहुत बार देखी होगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश में दक्षिणी महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसका कुछ हिस्सा या एक आर्टिकल इसका छपा था गवर्नमेंट गैजेट गिरिराज में, सो इसलिए मैं वहाँ से आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। और तो बाकी चीज़ें इसमें कुछ मेरे को लगा नहीं है ऐसे कि आपको याद रखने लायक हैं, पर इसमें ये चीज़ ज़रूर याद रखने वाली है कि जो दक्षिणी महादेव है वो है कहाँ पे? निर्मंड, चौपाल, कुल्लू, नगर। समटाइम क्या होता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट देता है, पर कई बार वो डिस्ट्रिक्ट से उलझा के वो आपको प्लेस दे देगा, ठीक है। तो प्लेस जब देगा तो आपने, जब वो आपके साथ खेल रहा है तो आपने उसके साथ खेलना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा निर्मंड। तो निर्मंड कहाँ है? निर्मंड है कुल्लू के रामपुर से शायद 19 किलोमीटर आगे है ये, ठीक है। और ये जो मंदिर है ये भगवान शिवा को समर्पित है। और इसका जो शैली है, मंदिर की शैलियाँ पूछी जाती है तो पिरामिड शैली, ठीक है। बहुत अच्छा मंदिर है, मैंने इसकी कुछ फ़ोटो वीडियोज़ सर्च की थी जब मैंने इसको पढ़ा था। तो अगर कोई इस जगह से है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ यहाँ की कुछ स्टोरीज़। ये जो थोड़ी सी एक लोकदंत कथा ये है कि इस मंदिर को जो है पांडवों ने अपने ज्ञातवास में बनाया था, ठीक है, पांडवों ने। अगर किसी को इसके बारे में कोई स्टोरी याद है, मतलब पता है, तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम वो चीज़ें बता सकें उसमें, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय पशुधन मिशन क्या है? राष्ट्रीय पशुधन मिशन, देखो जो पशुधन मिशन है इसको आपने समटाइम अपने गांव में एनएलएम भी सुना होगा। एनएलएम का मतलब होता है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। अब ये जो एनएलएम है ये क्या है कि जो गवर्नमेंट है उसने एक प्रोग्राम चलाया है, अगर कोई पशुपालन करना चाहता है तो गवर्नमेंट उसमें उसको 50% तक की सब्सिडी देती है। जैसे मान लो कोई बकरी पालन करना चाहता है, कोई 100 बकरियां पालना चाहता है 1 एकड़ में, ठीक है, जो टोटल खर्चा आएगा उसका 50% गवर्नमेंट देगी उसमें, ठीक है। तो इसको कौन फाइनेंस कौन करता है? इसको सिडबी के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, ठीक है। और इसमें जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री याद रखनी है आपने, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी, ठीक है। ये मिनिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है पेपर में, ठीक है। तो ये अभी न्यूज़ में था तो इसलिए मैंने आपको बताया है। और क्यों हम इस चीज़ को अडॉप्ट किया उन्हें, वही बात है एसडीजी वाली। एक एसडीजी गोल है हमारा जीरो हंगर। हमने अपना जो कंट्री है उसको ऐसे बनाना है कि इसमें कोई भी भूख न सोए, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव स्टॉक क्रिएट करने की, मतलब जो पशुओं को पालने की कोशिश कर रहे हैं। लाइव स्टॉक, पशुधन का मतलब होता है लाइव स्टॉक भी अगर आप सुनेंगे कहीं, ठीक है, तो वही पशुधन होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं हम इसको कि हम पशु ज़्यादा से ज़्यादा पाल सकें। और अच्छी क्वालिटी के पशु हमारे पास होंगे तो अच्छा दूध, अच्छा जो जैसे हम उनके डायरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर मीट, इन चीज़ों के लिए जो यूज़ करते हैं हम पशुओं को, तो वो अच्छे से अच्छे में हमें मतलब जो है एक अच्छा आउटपुट देगा। थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि हर बार जो है 3-4-5 सालों बाद एक लाइव स्टॉक सेंसस कंडक्ट होता है, ठीक है। उसमें ये देखा जाता है कि कितनी बकरियां, कितनी भैंसें, कितने बैल, हमारे पास क्या स्टेटस है मतलब पशुओं का, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो हुआ था वो हुआ था हमारा 2024 में, ठीक है, और 21वां था, याद रखना आपने, ठीक है। इससे पहले 2019 में हुआ था। आपसे ज़्यादा यही पूछ सकता है, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना क्या है? ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की योजना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की योजना। अगर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट मतलब जो 18 से 45 की एज में, ठीक है, जो है इसको शुरू करना चाहता है तो इसमें गवर्नमेंट 40 लाख तक का लोन देगी, ठीक है, जो सब्सिडी होगी, ठीक है। और उसमें जो है जो मेल रहेंगे, मेल
फीमेल और विडो, इन तीनों के लिए अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। मेल्स को 25% सब्सिडी है इसमें, और फीमेल्स को 30, और जो विडो रहेगी उसके लिए 40। ये वाला फैक्ट आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी में महिलाओं को कितनी सब्सिडी दी जाती है, विधवाओं को कितनी सब्सिडी दी जाती है, कितने लाख तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने थोड़े से याद रखना है इसको। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ और कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, कि जो पर्सन है वो सिर्फ बोनाफाइड ऑफ हिमाचल होना चाहिए, बोनाफाइड ऑफ हिमाचल, और एज ग्रुप इसका 18 से 14 के बीच में, 45 के बीच में होना चाहिए। थोड़ा सा लिखने में आज प्रॉब्लम आ रही है, आपने देखा होगा, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे, मैं समझता हूँ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 11 नवंबर 1950, 15 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1966। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1 नवंबर 1956। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में पीछे से बैक हिस्ट्री में ले चलता हूँ कि 15 जैन 1948 को जो है हिमाचल की 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। और फिर बाद में 26 जैन 1950 को 26 जैन 1950 को इसको एक उपराज्य बना दिया गया, जिसको हम चीफ कमिश्नर प्रोविंस बोलते हैं। और बाद में 1 नवंबर 1956 को इसको यूटी बना दिया गया। ठीक है, और फिर लाया गया एक नया एक्ट। कौन सा एक्ट आया था आप मेरे को बताएंगे? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि हिमाचल की जो पहाड़ी राज्य थे, कुछ राज्य ऐसे थे जो कि पहले पंजाब में आते थे, बाद में उन राज्यों को हिमाचल में डाल दिया गया और एक विशाल हिमाचल बना। पहले देखो आपसे पूछेगा कि अगर जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इससे पहले हिमाचल का जो कुल क्षेत्रफल था वो कितना था? 27,000 ऐसे था। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। और उसके बाद जब पूरा हो गया तो आपको पता है 55,673। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट बच जाता है वो है पूर्ण राज्य का दर्जा। 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का फुल स्टेट। ठीक है, तो क्या क्या याद रखेंगे आप इसमें कि पहले गठन कब हुआ, फिर इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया या उपराज्य बनाया गया। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको यूटी बनाया गया, फिर ये एक्ट आया इसमें पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, फिर हिमाचल को विस्तृत बड़ा हिमाचल बना दिया गया, और बाद में इसको जो है फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास रामानुजन छात्र डिजिटल योजना क्या है? ठीक है, तो ये अभी न्यूज़ में थी, क्योंकि अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं बच्चों के, तो ये न्यूज़ में जो है योजना आई थी। तो इसका मेन ये है कि जो हिमाचल प्रदेश के 10वीं की कक्षा के जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, ठीक है, और जो बोर्ड में टॉप करते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता था 10वीं और 12वीं वालों को कि मतलब एक लैपटॉप दे दिया जाता था। ठीक है, लैपटॉप, टैब वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते थे। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि ये चीज़ें देखी गई हैं कि चाहे वो भ्रष्टाचार को लेके देख लो कि सम टाइम में होता था कि लैपटॉप इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, बिल उनके बड़े होते थे, तो गवर्नमेंट ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बोला है कि हम डीबीटी करेंगे। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। हम जो है बच्चों को 16,000 रुपये जो है पर बच्चा, जो मेधावी छात्र होंगे, टॉप मेरिटोरियस होंगे, उनको 16,000 पर स्टूडेंट देंगे। वो अपनी मर्जी का जो उसको पसंद है वो डिजिटल डिवाइस ले सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले सकता है। तो एक अच्छी योजना है और अच्छा विचार है बच्चों के लिए जो मेधावी छात्र हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पंचवक्तर मंदिर कहाँ स्थित है? नग्गर, सुकेत, मंडी, पालमपुर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पता होगा। कुछ फैक्ट्स मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बट जिनको पता नहीं है इसका राइट आंसर रहेगा मंडी। और आप सबको पता है कि ये ब्यास रिवर के ऊपर है। मैं थोड़ा सा एक फैक्ट और ऐड कर देता हूँ इसके ऊपर कि इट इज़ सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सुकेती रिवर। ठीक है, यहाँ से सुकेती और एक ब्यास रिवर। ठीक है, तो आपको कई बार ये पूछ सकते हैं कि ये जो मंदिर है किन दो नदियों के संगम के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, इसकी जो शैली है, शैली से पहले बात कर लेता हूँ कि किसने इसको बनाया था। सिद्ध सेन ने इसको बनाया था। शैली इसकी क्या थी? इसकी शैली है गांधार मथुरा शैली, गांधार मथुरा शैली। ठीक है, तो गांधार मथुरा शैली इसका एक्चुअल में जो स्टाइल है, स्ट्रक्चर है, वो इस प्रकार से है। और ये जो बिल्डिंग है ये 1958 में इसको जो है नेशनल इम्पोर्टेंस स्मारक, राष्ट्रीय जो मतलब ज़रूरतमंद एक स्मारक भी इसको घोषित किया गया है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। और इसमें थोड़ा सा मैं आपके लिए जो बताना चाहता था, जो मेन चीज़ इसमें फैक्ट मैंने जोड़ने थे, वो ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे 5 मुँह, मतलब मुँह वाला जो शिवलिंग है। ठीक है, मैं तो गया नहीं हूँ, बट अगर किसी को कोई गया है उस तो स्टोरी को ज़रूर शेयर करें। और इसमें ये माना जाता है कि जो 5 शिव जी के मुँह हैं वहाँ पे, जो उनके अलग अलग फेस हैं, तो उनके नाम अलग अलग हैं। एक का नाम है, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने के लिए दिक्कत होगी, सद्योजात, सद्योजात। ठीक है, सद्योजात। और दूसरे का है वामदेव, वामदेव। तीसरे का है तत्पुरुष,
तत्पुरुष। फिर चौथे का है अधीर, आपने ऐसे देख लेना है, मैं मुंह से बोलूँगा, आपने नोट कर लेना है अपनी कॉपी पे। और जो पाँचवें का है ईशान, ईशान, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। ये पंचमुखी शिवलिंग है वहाँ पे, या शिव की एक बड़ी अच्छी स्टैच्यू है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रोंगटोंग हाइडल परियोजना कहाँ पर स्थित है, ठीक है। चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड तेलंगाना गवर्नमेंट के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, और उसमें ये बोला गया कि जो योजना है, ठीक है, कुछ लाहौल स्पीति की जो योजनाएं हैं वो मतलब जो कौन निर्माण करेगा उसका, तेलंगाना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लाहौल स्पीति। और इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं? वो है सेली योजना, और दूसरी योजना है मियार योजना, और उनके साथ ही योजना वहाँ पे है, ठीक है। तो करंट में तो वैसे सेली और मियार है, पर रोंगटोंग को मैंने इसलिए डाला क्योंकि इसमें हमारी कवर हो जाती हैं, एक सेली, मियार, रोंगटोंग, और एक है सोंगटोंग जो अभी बन रही है वो भी। तो सोंगटोंग का है किन्नौर में। देखो आपके एक क्वेश्चन में मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से देखना है वीडियो को। तो जो ये 2 परियोजनाएं हैं, इनको बोला गया है कि गवर्नमेंट इनको तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएगी। और जो सेली परियोजना है वो आपसे पूछ लेगा वो कितने मेगावाट की है, 400 मेगावाट की है, और दूसरी 120 मेगावाट की है। टोटल ये 520 मेगावाट की हैं। और क्या होगा कि इसमें गवर्नमेंट हमारी हिमाचल गवर्नमेंट को पहले के जो 12 साल होंगे उसमें 12% सब्सिडी मिलेगी। मतलब जो हम टोटल प्रोडक्ट इसमें या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो 12% जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो हमें फ्री में मिलेगी। अगले 18 साल तक वो हमें 18% मिलेगी। और उसके बाद अगले वो जो 40 साल का ये एग्रीमेंट है, ठीक है। तो अगले जो इसमें बच गए कितने 10 साल जो इसमें बच गए उसमें हमें 30% मिलेगी। और 30% के बाद 40 साल के बाद ये जो परियोजनाएं हैं दोनों ये हमारी हो जाएंगी, ठीक है, हिमाचल की हो जाएंगी। तो 40 साल के लिए जो है इसको तेलंगाना पहले डेवलप करेगा, फिर यूज़ करेगा, और यूज़ करने के साथ साथ हमें 12%, 18% और 30% जो देता रहेगा इसका, ठीक है, रेवेन्यू का। और उसके बाद ये परियोजनाएं हिमाचल की हो जाएंगी। तो ये हिमाचल गवर्नमेंट के लिए एक गवर्नमेंट का अच्छा ही इनिशिएटिव है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो रेवेन्यू डेफिसिट चल रही है इस टाइम, ठीक है। इसमें करंट अकाउंट जो डेफिसिट चल रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हम एक ना एक दिन जो ये योजनाएं हमारी हो जाएंगी, और बाद में जो भी इनसे जनरेट होगा, जितना पैसा जनरेट होगा वो हिमाचल का होगा, ठीक है। तो लगभग ये 2600 करोड़ रुपए का, आई थिंक 2600 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें अब 2600 है कि 64 है शायद, ठीक है। पर इसमें से 26 करोड़ इन्होंने दे दिया हुआ अभी हिमाचल गवर्नमेंट को, पहली किस्त में दे दिया हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? इटली, न्यूयॉर्क, न्यूजीलैंड, लॉस एंजलिस। तो इसका जो राइट आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा लॉस एंजलिस। ये कहाँ है? कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया यूएसए में, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो किसके नाम पे है? इस यूनिवर्सिटी का नाम है स्वामी विवेकानंद के नाम पे, स्वामी विवेकानंद के नाम पे। आप सभी को ज्ञात है कि ये वही पर्सन हैं जिन्होंने विश्व धर्म सभा जो सबसे पहले कहाँ पे, शिकागो में 1893 में हेल्ड हुई थी, उसमें उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया, और ऐसा रिप्रेजेंट किया कि पूरी दुनिया में जो है भारत का नाम रखा, ठीक है। इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। और इनकी जो फेमस चीज़ें हैं वो ये है कि इनकी कृतियाँ फेमस है। कर्म योग लिखी इन्होंने एक बुक, कर्म योग। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी राजयोग। एक और बुक है इनकी वेदांता। और इनके ईयर भी पूछ लेता है। इसका ईयर है 1909, ठीक है। और इसका ईयर है 1896, और इसका ईयर है 1896। तो आपसे क्या पूछ सकता है कि जो स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर पूछेगा तो ये इनकी फेमस बुक्स के बारे में पूछ लेगा, या सर्वधर्म सम्मेलन में जो है सबसे पहले कहाँ पे इन्होंने जो स्पीच दी थी, शिकागो में दी थी 1893 में। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के बाहर सबसे पहले योगा का, जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमारा, उसमें योगा का विस्तार करने के लिए जो है यहाँ से निकले थे, और यूएसए में योगा के बारे में बताया था कि भारत में इस प्रकार से भारत एक योगा प्रधान देश है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो रामकृष्ण मिशन था उसकी स्थापना भी इन्होंने की थी, और इनके गुरुदेव का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। और जो रामकृष्ण मिशन था ना, रामकृष्ण मिशन, इसकी डेट मैं आपको बताता हूँ, 1 मई 1897, ये नोट कर लेना आप, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो में स्पीड ज़्यादा लगे कम लगे तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? मुरली मनोहर जोशी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जी, रस्किन बॉन्ड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका रस्किन बॉन्ड। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने महात्मा गांधी जी की सारी जो जर्नल्स थे, न्यूज़पेपर थे, बुक्स थी, ऑटोबायोग्राफीज थी, वो डिस्कस कर ली थी। अभी हम इस जो वीडियो में एक और व्यक्ति की कर लेंगे इसमें। जैसे मुरली मनोहर जोशी कौन थे? ये
उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक जो है उस टाइम जो है A.O. ह्यूम को माना जाता है, वैसे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट की थी। और बाद में दूसरे ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप सभी जानते हैं, इनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, लोकमान्य तिलक, ठीक है। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य बुक लिखी, ठीक है। और ये बुक कहाँ से लिखी थी उन्होंने? मांडले जेल में, मांडले जेल में, मेरे को याद आ गया कि मांडले जेल, ये कहाँ है जेल? बर्मा में, ठीक है। और ये जेल क्यों गए थे? देखो 1900, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा, बाकियों को मैं बता देता हूँ। 1908 में क्या हुआ, एक बम कांड हुआ। बम कांड किसने किया? प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस। ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे, प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस, ठीक है। और जब इन्होंने बम कांड किया तो इन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक ने उसका समर्थन किया, और इसी वजह से जो है ब्रिटिश सरकार से ने इनको जो है कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। किस जेल में? मांडले जेल में। और वहाँ से उन्होंने ये बुक लिखी, श्रीमद् भागवत गीता। तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी जो हमारे लोग रहे, उनका योगदान है इस भारत की भूमि को जो है आज़ाद करवाने में, ठीक है। तो हमें ऐसे वीरों को नमन करना चाहिए, ठीक है। और एक फैक्ट और है कि होम रूल लीग की स्थापना भी की थी इन्होंने 1960 में, जब एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल लीग्स बनाई थी। इनकी जो होम रूल लीग थी, ठीक है, वो बहुत बड़ी थी, और एनी बेसेंट की जो लीग थी वो छोटी छोटी लीग्स थी, ऐसा मेरे ध्यान में है, ठीक है। और थोड़ा सा इनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको दोबारा, महात्मा गांधी जी के बारे में। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, जर्नल से, न्यूज़पेपर से। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट बट नॉट लिस्ट, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? देखो स्टूडेंट्स, कि जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया और मैंने आपको डेज करवाया, तो शुरू में मेरे को इस क्वेश्चन को डालने की याद नहीं रही थी, तो मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए डाला है। क्यों? क्योंकि हाल ही में ये डे हमने मनाया है, कहाँ? 27 मार्च को। और इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये एक हिंदी में जैसे विश्व रंगमंच है, तो इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड थिएटर डे। देखो थिएटर में आज भी मूवीज़ चलती हैं, तो इम्पोर्टेंट डे है हमारे लिए, ठीक है। और ये कब मनाना शुरू किया गया था? ये मनाना शुरू किया गया था 1948 में, ठीक है। और 1948 में एक जो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूशन है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, और बाद में इसी ने 1960 में इसको फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्ड किया था। तो 48 में आपने ये देखना है कि इस इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, और 1960 में फिर हमने इसको मनाना शुरू किया था, ठीक है। 1960 है या 62 है इसमें? 62 है इसमें, ठीक है, आई एम वेरी श्योर, ठीक है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को याद रखना है कि जो विश्व रंगमंच दिवस है वो कब मनाया जाता है। पेपरों में क्वेश्चन सीधा आ जाता है कई बार कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो आपने इसको 27 मार्च टिक करके ऐसे निकल जाना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपने इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सी चीज़ें की भी होंगी, ठीक है, जो आपको नहीं आती थी। बहुत सी चीज़ें आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं है, वो कुछ चीज़ें आपको पहले से आती होंगी। देखो हमारे इस चैनल के ऊपर हिंदी मॉक टेस्ट की एक सीरीज चल रही है, जिसमें 40 से ज़्यादा मॉक टेस्ट फ्री मॉक टेस्ट जो है डाले गए हैं विनोद सर के द्वारा। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जिसका सिलेबस हिंदी, या जिसका जो एग्ज़ाम है उसमें हिंदी आती हो, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और एक हिमाचल जीके तो सबके ही पेपरों में एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो हिमाचल जीके के लिए हमारे पास है किरण मैम जो है एक उड़ान सीरीज उन्होंने चलाई है, और जो कि 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है, ठीक है, जिसमें PYQ है, टोटल PYQ। देखो पेपर कोई भी एग्ज़ाम आप दे दो, एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम का पैटर्न, और पैटर्न के बाद PYQ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमने पूरे HPPSC के जो हमारी टीम ने HPPSC के पुराने प्रीवियस ईयर PYQs हैं उनको बनाया है, और PYQs बनाने के बाद उसको डिटेल डिस्कस किया है। मैं ये बोलता हूँ कि जो स्टूडेंट इस सीरीज़ को देखेगा उसमें 1000 क्वेश्चन में उसको 4000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, या आपकी जो जनवरी में मंथ का भी सेकंड पार्ट लेके आएंगे, तब तक आप से उम्मीद है कि आप इन करंट अफेयर्स को राइट डाउन कर लेंगे, और अपनी एक अच्छी नोटबुक के ऊपर इनको अच्छे तरीके हैंड रिटन से लिखेंगे। बहुत से स्टूडेंट PDF की डिमांड भी करते हैं, मैं PDF डालता भी रहता हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इस 15, 20, 30 मिनट के लेक्चर को अपने हैंड रिटन से नोट नहीं कर सकते कॉपी पे, तो आप सफलता के हकदार नहीं हैं, ठीक है। सफलता का हकदार वो है, अगर मैं आपके लिए इतना कुछ करके दे रहा हूँ फ्री में, ठीक है, तो आप उसको सिंपली नोट तो कर सकते हैं, ठीक है। सो जब तक नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, तब तक अपना ध्यान रखिए आप, ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल, ठीक है। धन्यवाद।